मुजफ्फरनगर में जेल पर जो मस्जिद है, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जेल अधीक्षक द्वारा मना करा दिया गया है। किन लोगों को? उन लोगों को जो जेल पर लगभग 60-65 साल से रहते हैं। मतलब 60-65 साल बता रहे कि वो उम्र आ गई हमारी, लेकिन हमारे बाप दादा भी यहीं पे ही रहते हुए आए हैं, उनके घर भी वहीं, उनकी रिहाइश वहीं है। और सवाल इस बात का है, एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद। मस्जिद और मंदिर कहीं भी अगर हो तो वे एक इबादत घर और पूजा घर होता है। मस्जिद में लोग इबादत करने के लिए जाते हैं और मंदिर में लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। लेकिन उस वक्त खलबली मच गई जब 3 पुलिस कर्मियों द्वारा नमाज पढ़ने वालों को ताकीद किया गया कि अब यहां पर आप नमाज पढ़ने नहीं आएंगे। जैसे ही ये बात मीडिया के सामने आई तो मीडिया के सभी साथी मौके पर पहुंचे। क्या बोले पीड़ित, वे भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जेल के पास मस्जिद और मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को मनाही आखिर क्यों? सुनवाते हैं आपको क्या कहते हैं। मुजफ्फरनगर जेल की मस्जिद में नमाजी जो नमाज अदा करते हैं, और क्या कहना है जेल अधीक्षक महोदय का। और मुजफ्फरनगर के भाजपा के विधायक सदर सीट से मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, क्या कह रहे हैं वे भी सुनवाएंगे आपको। देख रहे हैं आप शाह अलर्ट की एक खास रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रभारी सैयद शाकिर अली, जो कि अल्पसंख्यक उसमें उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, सैयद शाकिर अली साहब से जब इस विषय पर बात हुई दिल्ली से, तो सैयद शाकिर अली का क्या कहना है वे भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सैयद शाकिर अली साहब कह रहे हैं कि मस्जिद हो या मंदिर हो, कांग्रेस पार्टी के नेता है सैयद शाकिर अली, कह रहे हैं कि मंदिर या मस्जिद हो, अगर इस तरीके की परेशानियां आ रही है तो बहुत बड़ी बात बोल गए यहां पर सैयद शाकिर अली साहब। सुनवाते आपको क्या कहा। ये है मुजफ्फरनगर की जेल का विषय बनी हुई है। ये वह मस्जिद है। जी हाँ, आज एक खबर बड़ी ही मुजफ्फरनगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये वह मस्जिद है जो यहाँ पर जेल के पास में बनाई गई थी पुराने ज़माने से। इधर बराबर में मंदिर है और इधर मस्जिद है। मंदिर में हमारे दूसरे साथी अपनी जो पूजा है करते हैं और यहाँ पर मुस्लिम साथी आकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आज कुछ इस तरह की खबरें सामने आई कि यहाँ पर नमाज पढ़ने को जो बाहर से नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको मना किया। अभी यहाँ पर हम पहुँचे, ये वही मुजफ्फरनगर की जेल वाली मस्जिद है। अभी हमने देखा है कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है, लेकिन मुतवल्ली साहब यहाँ मौजूद नहीं। मुतवल्ली साहब की मिसिस से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ताला तो मैंने खुद लगाया है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए जो बाहर से आते हैं उनके लिए वो गेट पर ही बाहर मना कर देते हैं। कुछ इस तरह की बात सामने आई। ये मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है, उसी वक्त की है जब यहाँ पर एक जेल की नींव रखी गई थी। तो मस्जिद और मंदिर दोनों बराबर बराबर बनाया गया था, और सिर्फ इसी वजह से कि मुस्लिम समाज के लोग अपनी इबादत इधर कर लें और जो हमारे हिंदू साथी हैं वे इबादत उधर कर लें। तो अपना हर तरीके से ये आज जो है कहीं ना कहीं बड़ा मुजफ्फरनगर में चर्चा का विषय कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आखिर क्यों मना किया गया और क्या कोई मना कर सकता है। लेकिन हमने जेल अधीक्षक महोदय से संपर्क करना चाहा, फोन नहीं मिल पाया। अंदर जेल पर जाने के बाद भी हमने देखा है कि
वो इत्तेफाक की मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन ये जो सच है कहीं ना कहीं हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि सच्चाई ये है कि जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए मना की जा रही है, और जो अंदर के हैं उनके लिए कोई मना नहीं है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। शायद तो इस तरह की बात सामने आ रही है, और भी चर्चा रही जा रही हो सकता है कि जेल अधीक्षक महोदय से हमारा कहीं ना कहीं सवालों का जो कहीं ना कहीं शाम को 6 बजे हो सकता है कि उनसे हमारे सवाल रहें और वे बताएंगे विस्तार से, क्योंकि यहाँ पर अभी मुतवल्ली साहब मौजूद नहीं है, जो यहाँ के मस्जिद के इमाम हैं वे मौजूद नहीं हैं कि आखिर नमाज़ पढ़ने वालों को क्यों मना किया जा रहा है। खैर चर्चा रहेगी जारी। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट में अरशद राना की, कैमरामैन समीम मलिक के साथ मुजफ्फरनगर से एक खास रिपोर्ट। पूरा मामला पूरे मामला में बताऊं, मैं रोज ही नमाज पढ़ने जाता हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ मैं। तो मैं परसों रात जब जा रहा था ईशा की नमाज पढ़ने के लिए, लगभग 9 बजे के करीब का टाइम था, तो यहीं पे गेट पे जो सिपाही रहते हैं उनका नाम आई थिंक मेरे को याद है नीरज पाल था। उन्होंने मेरे को रोका, मैंने कहा मैं भैया नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को थोड़ी बदतमीजी से बात करी। मैंने उनसे कहा भी कि आप मुझसे बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे धमकाया। ठीक है, उन्होंने कहा कि तेरे बाप की जंग नहीं है, तू यहाँ से जा, अपने घर जाके पढ़ नमाज। मैंने कहा मस्जिद में जाने तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कह रहे कि अपने घर पढ़ नमाज, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं है यहाँ पे। फिर मैं अगले दिन आया तो अगले दिन भी उन्होंने मेरे को रोका और फिर मेरे को जेलर साहब के पास ले गए। जेलर साहब ने भी मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करी, गाली तक देने की तो कोशिश करी, पर की दीदी गाली, और कहने लगे कि यहाँ नहीं पढ़ोगे नमाज, कहीं और जाकर पढ़ो। मैंने कहा कि सर मैं विकलांग हूँ, मैं कहीं दूर कहाँ में जाऊँगा। कहने लगे कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, कहीं और जाके पढ़ो, नहीं तो यहाँ मत आना, अन्य हम तुमको जेल में डाल देंगे। कहाँ पर है मतलब यही पे आप सामने देखिए तो मंदिर कौन सी परिसर में है, पूरा बताइए। जेल कहाँ पे है? जेल परिसर है ये मुजफ्फरनगर शिवपुरी, यहाँ पे कॉलोनी लगती है। ये मस्जिद कब से है जेल परिसर में? ये जेल से ये लगभग 100-150 साल की मस्जिद है। तब से नमाज पढ़ी जा रही है? जब से नमाज पढ़ी जा रही है, बहुत पुरानी मस्जिद है। क्या क्या किया? ये कहा है कि आप यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ोगे, कहीं और जाओ, नहीं तो यहाँ आने की। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, संपादक बोलो, शाह अलर्ट से। सामने से शाह अलर्ट से संपादक बात कर रहा हूँ। शाह अलर्ट सर 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 मैं तो मिलने के लिए आया था सर। नहीं, मैं हूँ नहीं ऑफिस में। जी, ऑफिस में हूँ नहीं मैं। ऑफिस में नहीं हो तो घर पे होंगे? नहीं, घर पे भी नहीं हूँ, बाहर हूँ थोड़ा मैं। वो एक्चुअली चल रहा सर, वो जो मस्जिद वाला मामला है, नमाजियों को मना किया गया, उसमें पूछना चाह रहा हूँ सर। नहीं, कल तो उसका हो गया था, उसमें कुछ नहीं है जी। नमाजियों को कोई मना नहीं किया गया था। ये है कि शाम को जब हमारी बैठकें बंद हो जाती है तो बस आस पास के लोग रहोगे। कल वो सारी चीजें हो गई थी जी। हमारा सिक्योरिटी मैसेज ज्यादा वहाँ तक रहता है। आपको भी मालूम है बंदी कौन बंदी छूट गया है, किस मोड़ में है, किस मोड़ में नहीं है, उसके बीच में कौन आ जाए कौन नहीं आ जाए जी। और उसके बाद शाम को क्या नाम है, फिर सबके भाई सभी के परिवार है, सब टहलना आस पास टहलते उलते हैं जी। सारी चीजें थोड़ा सिक्योरिटी इशू है, आम चीज नहीं आती जान रहे तो सब चीजें हो गई थी फाइनल। नहीं, ये आपके आसपास के लोग जो पहले से यहाँ नमाज पढ़ते हैं उनके द्वारा ये हुआ ना कि मतलब हम तो पहले के बाहर की, चलो बाहर की तो बात अलग होगी, लेकिन जो यहाँ के बाहर के दूर दूर के लोग आ रहे थे काफी, इसीलिए बोला गया था जी। ऐसा कुछ नहीं जी। चलिए फिराइएगा, ठीक है, ठीक है मोदी। आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर से चर्चा में है माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल। कपिल देव अग्रवाल ऐसी शख्सियत है जो मुजफ्फरनगर में एक भाईचारा की अपनी एक अलग मिसाल है। बात करने वाले, क्योंकि आज 15 अगस्त है, आपको शाह अलर्ट परिवार की तरफ से मंत्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, आपको बधाई। आज किस तरीके के कार्यक्रम रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त में आप काफी व्यस्त रहे, कई कार्यक्रम थे आपके और स्कूल में भी कई कार्यक्रम रहे, तो देखिए बहुत सारे आज हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि देश का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त हम सब लोगों ने मिलकर के मनाया। नमस्कार। बहुत सारे उत्सव, बहुत सारे कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम मैच मैदान में हुआ, भारतीय जनता पार्टी का अलग सुधारण हुआ,
कई स्कूलों में, कॉलेजों में, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कार्यक्रम हुए और सभी में जाने का प्रयास किया। समय पहुँचे भी हैं और कहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम। सब लोगों ने अलग अलग प्रकार से तिरंगा फहराया, भारत माता को नमन किया, शहीदों को स्मरण किया और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वीं बार लगातार लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण करने का काम किया और उन्होंने संकल्प किया कि देश की प्रगति, देश की उन्नति के लिए आगे बढ़ते हुए इस भारत को हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, प्रगतिशील बनाना है, दुनिया का सिरमौर बनाना है। और जो लोग, जो देश इस भारत की तरफ आँख बनने का काम करते हैं, आँख दिखाने का काम करते हैं, उन सबसे भी लोहा लेना है। किसी के सामने ना झुकना है, ना किसी को झुकाना है, लेकिन देश को आगे बढ़ाना है। तो मुझको लगता है कि शानदार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ है, मुजफ्फरपुर में सभी को बधाई। जिस तरह वक्फ पर बिल लाया जा रहा है, तो वक्फ का ये पूरा मतलब किस तरीके की इसमें सुविधाएं है जो मतलब सरकार चाहती है कि वक्फ में चेंज किया जाए। और कहीं ना कहीं हमने आपके अध्यक्ष से उत्तराखंड के शादाब शमस उनका इंटरव्यू किया, तो उनका कहना है कि चेंज तो होता हुआ है, लेकिन अब की बार इतनी जो उथल पुथल हो रही है, इंडिया गठबंधन काफ़ी उसका विरोध कर रहा है संसद में, क्या चेंज कर रहे हैं वक्फ में? देखिए, वक्फी जमीनों को असामाजिक तत्वों ने कब्जाने का काम किया, उन्होंने इमारतें खड़ी कर ली, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना लिए। तो कहने के लिए तो जो पैसा वहाँ से आता है किराए के रूप में वो जमा करते हैं, लेकिन ऊपर का पैसा कहाँ जाता है, उसकी रॉयल्टी कहाँ जाती है, उसकी पगड़ी कहाँ जाती है, और लगातार लोगों ने उसकी आड़ में धंधा शुरू कर रहा है। तो मुझको लगता है कि सरकार का उतना हस्तक्षेप रहे, इसके लिए इसमें परिवर्तन करने का विषय है। आगे बिल पास हो जाएगा, उसके बाद चर्चा करेंगे। अच्छा मंत्री जी, एक और मुद्दा 2 दिन से आपके सामने आ रहा होगा कि मुजफ्फरनगर में जो जेल है और जेल के पास में मस्जिद और मंदिर 2 चीज़ें हैं। मंदिर भी पूजा घर है और मस्जिद इबादत का है, लेकिन वहाँ पर जेल अधीक्षक महोदय द्वारा 2-3 पुलिसकर्मियों से जो 60 साल से 70 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, आसपास में कोई फोटो स्टेट का काम करता है, कोई ठेले रेडी का काम करता है, वो नमाज पढ़ने के लिए जाते तो उनको रोका जा रहा है। ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं, आपने मुझको बताया, पता करता हूँ क्या विषय उसका। क्या इस तरीके का मतलब कोई प्रतिबंध लगा सकता है सर? कोई विषय नहीं, जो कानून सम्मत होगा। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में जो चीज़ कानून सम्मत हो, सबको अपनी इबादत करने का, सबको अपनी मंदिर में जाने का, अपनी पूजा करने का अपने अपने ढंग से सबको अधिकार है। किसी को कोई हस्तक्षेप सरकार प्रशासन की ओर से नहीं है। तो कोई जबरदस्ती कब्जा करेगा, सड़कों पर कब्जा करेगा, गुंडे करेगा, उसकी आड़ में धंधा करेगा, तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो सब इबादत करे, पूजा करे, कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर कोई असामाजिक काम करता है, किसी का व्यवधान करता है, तो कानून के सम्मत कर रहे हैं। माननीय कि मीरापुर उपचुनाव पर इस वक्त बड़ा आपके लिए एक असमंजस का मामला होगा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव गुजरा है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जहां तक मकसद है वो ये है कि 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करनी है, लेकिन मुजफ्फरनगर चर्चाओं में पहले से ही रहता है। मीरापुर सीट आपकी पास में, क्या यहाँ जो मीरापुर उपचुनाव होने वाला है वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट रहेगा या आरएलडी का? कैंडिडेट किसका रहेगा पार्टी तक है, विषय भी तय हुआ, और आरएलडी का रहेगा, बीजेपी का रहेगा। हम पूरे परिश्रम के साथ वहाँ चुनाव लड़ेंगे जी। अभी वर्तमान में भी जो हमारा गठबंधन हुआ, गठबंधन में हम वहाँ चुनाव जीते हैं। मीरापुर विधानसभा चूँकि लोकदल के प्रत्याशी थे जी, तो चंदन चौहान वहाँ जीत कर गए हैं। और इस बार भी जो भी प्रत्याशी होगा, ये विषय नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकदल संयुक्त प्रत्याशी जो भी होगा वो चुनाव जीते हैं। इस परिश्रम और कल्पना के साथ वो चुनाव। जिस तरह आजकल बांग्लादेश में एक तरीके से मतलब पूरा एक ऐसा वो चल रहा है जिसका पूरा विरोध यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, और सरकार की लगातार, लेकिन हमने तो शेख हसीना को यहाँ पर पनाह दे दी, लेकिन हमारे लोग वहाँ पर परेशान हैं। देखिए, बहुत शर्मनाक और दर्दनाक घटनाक्रम हुआ है बांग्लादेश के अंदर, और जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से छात्रों के आंदोलन की आड़ में हिंदू समाज को प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया, उनको उत्पीड़न किया गया, उनके घर जलाए गए, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही भर्त्सनीय है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने बांग्लादेश को चेताने का काम किया और चेता करके वहाँ पर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कानून व्यवस्था नियंत्रण है, पर वो बहुत ही शर्मनाक हुआ। और मुझको लगता है, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा
कि मुस्लिम समाज के लिए जिम्मेदार हों, तो देश के तो रहते हैं, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, या अन्य सामाजिक क्षेत्र में लोग काम करते हैं, जिनकी लोग बात मानते हैं, उनको ये बात आगे अपील करनी चाहिए थी, या करनी चाहिए कि भाई इस प्रकार की जो घटना है वो निंदनीय है, भर्त्सनीय है, और हम इसका विरोध करते हैं। और चूंकि हिंदुस्तान के अंदर ही मुसलमान पूरे अधिकार से पूरे समाज के साथ यहाँ पर रहता है और कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई, पर बांग्लादेश में घटना होती है, तो उन सब लोगों को, ऐसे मुस्लिम लोगों को जिन्होंने घटनाएं की है बांग्लादेश में, वो चेताने का, समझाने का, चेतावनी देने का करना चाहिए। मंत्री जी, आपका जो क्षेत्र एरिया है मुजफ्फरनगर सदर सीट है, सदर सीट में बहुत मुस्लिम क्षेत्र ऐसे हैं कि गंदगी के बेशुमार अंबार लगे हुए हैं, नगर पालिका चेयरमैन कोई विकास कराने के लिए तैयार नहीं है, फिर मुस्लिमों पर एक तरफ दूसरी कहानी होती है कि मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को नहीं मिलता, तो ये सोतेला व्यवहार क्यों? वोट का सफाई से कोई संबंध नहीं है, सफाई तो होनी चाहिए, होती भी है। आप मुझे बताना जहाँ जहाँ नहीं हुई होगी, हम नगर पालिका है। नहीं, जिम्मेदारी आपकी भी है, लेकिन अब जो है हम जिस तरीके से चर्चा करते हैं कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर के सांसद है हरेंद्र मलिक, उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर में कितने प्रतिनिधि हैं कि नगर पालिका चेयरमैन भी है और आप भी है, फिर उधर सांसद हरेंद्र मलिक साहब भी है, लेकिन फिर भी एक तरीके से हाल बद से बदतर है। वे लोग ये देखते हैं कि अपना कहीं ना कहीं इस कूड़े के मलबे के नीचे किस तरह की बीमारियां फल फूल रही है, कहीं ना कहीं सवाल है। जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है, नगर पालिका काम कर भी रही है, और मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ शिकायत होगी आप व्यक्तिगत रूप से, आप चैनल के माध्यम से हमको बताइए, विरोध कराएंगे। ये तो बात सही है कि कहीं ना कहीं कपिल देव अग्रवाल के पास में अगर कोई शिकायत पहुंचती है, हमने पहले भी चैनल में प्रमुखता से खबर जो सरवट की साइड की चलाई थी वहाँ पर काम हुआ है, कहीं ना कहीं अभी मंत्री जी का साफ साफ आश्वासन है, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि प्रतिनिधियों के पास में जाकर अगर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे तो शायद अपने काम भी करवा सकते हैं, क्योंकि लोग आते नहीं, घर से निकलते नहीं, ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा बड़ा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अर्शद राना की मुजफ्फरनगर से एक खास रिपोर्ट। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक के प्रभारी सैयद शागिर अली। सैयद शागिर अली साहब सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, बताएं। सैयद शागिर अली साहब, जो मुजफ्फरनगर का ये प्रकरण है, क्या आपके संज्ञान में जो मस्जिद में नमाजियों को नमाज पढ़ने से जेल अधीक्षक द्वारा रोका गया, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वहां पर आसपास के रहने वाले मुस्लिम समाज के कुछ लोग? जी, आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज कट रही थी, अब आ रही है जी। जैसा कि मेरी जानकारी में आई है जी, ये मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को आया, आज ही आया है वो जी। और अफसोस की बात है कि आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 78 साल पहले, और जी। आज के दिन ऐसे गुलामों के द्वारा, गुलामी के द्वारा, मतलब ऐसा लग रहा है कि इंसान आजाद हो ही नहीं मानसिक तौर पे। आज जी। भी चंद घटिया लोग और गुलाम इस देश में जिंदा जी, है, जी। तो उनकी मानसिकता से मुझे शर्म आती है और उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। जी। न जाने किस मजबूरी में इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं, वो जी। जेल अधीक्षक हो या जेलर हो, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि अपनी नौकरी जो है उस नौकरी को छोड़ के वो दूसरे कामों में लग गए हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जी का ये फरमान है, क्योंकि उनका तो स्पष्ट कहना होता है, आजकल तो उनके बोल बदल चुके हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जहाँ जिसकी जैसी आबादी होगी वैसे टिकट दी जाएगी। लेकिन आस्था के बीच में अगर ये जेल अधीक्षक आ रहा है तो इसे तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लिया जाए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से, प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजी जेल से ये कहना चाहूंगा कि अविलंब इन्हें देखा जाए और देख के डिसीजन लिया जाए कि जेल में या जेल के बाहर किसी प्रकार के धार्मिक चीजें अगर हो रही हैं तो उसे छोड़ के वो अपने कर्म को प्राथमिकता दें, अपने काम को देखें, ना कि धर्म और आस्था में लोगों का दिल तोड़ने का काम करें। अगर सैकड़ों साल से किसी गेट पर कहीं मंदिर बना है, किसी गेट पे कहीं मस्जिद बना है, तो उसमें लोग अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो इन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है, और अगर हो रही है तो फिर इस बड़े अंजाम को ये दें। मेरी ये इल्तिजा है देश के, इस प्रदेश के मुखिया से कि जिस भी जेल में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा पाया जा रहा है तो वो नियम पारित करें और सबको जेल से हटा दें, ताकि ये बता दें कि जेल के अंदर किसी आस्था की आवश्यकता नहीं है। जैसा हम चाहेंगे, जेल का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर ये अन्याय प्रिय का जो अन्याय करने का ये काम अधीक्षक कर रहा है तो अधीक्षक को भी मैं तो आगाह कर दूं
कि अगर वो अपने कार्यशैली में बदलाव नहीं लाएगा, देश में जात पात को और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है वो, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक का प्रभारी होने के नाते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के भी आस्था पर अगर कोई चोट करना चाहेगा तो फिर मैं इसके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाऊंगा। और मैं अविलंब कहता हूँ वहाँ के डीएम महोदय से भी कि इस पे संज्ञान लें और संज्ञान लेके उसे अविलंब रोकें। अदरवाइज मुजफ्फरनगर का नाम खराब करने की कोशिश देख रहा हूँ मैं, पिछले कई दफा से अभी नेम प्लेट में किया जा रहा था, अब ये मुद्दा है तो मुजफ्फरनगर की भोली भाली जनता को बदनाम करने की कोशिश देश में ना करें। जी सैयद शाकिर अली साहब, आप इंडिया गठबंधन से आते हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, लेकिन जहां एक तरफ वक्फ का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ, उससे पहले कावड़ यात्रा के दौरान ये चीजें, और अब मस्जिद में नमाजियों को नमाज पढ़ने पर पाबंदी, तो इस तरह की चीजें मतलब जारी करने से, ये गाइडलाइन या इस तरह की पाबंदियां लगाने से या इस तरह की इशू बनाने से क्या मैसेज इस तरीके के देना चाहते हैं, मतलब समझ में बात नहीं आ रही है थोड़ा सा, क्योंकि दिल्ली से आपको लाइन पर लेना इसलिए जरूरी हो गया कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी अल्पसंख्यक की आपके ऊपर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी है। तो सैयद शाकिर अली साहब, क्या इस तरीके की कोई चीजें, कोई गाइडलाइन सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कोई इस तरह की आई है कि मतलब मस्जिद में इस तरीके से मतलब नमाजियों को जो बाहर से नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनका जो बाहर के लोग हैं उनका ये कहना है कि हम लगभग 65 वर्ष से तो मेरी उम्र हो गई और मेरे दादा बाबा सब यहीं पे, और हमारी रिहाइश बिल्कुल जेल की दीवार के बिल्कुल बराबर में, यहीं पे जेल के कैंपस के पास में ही है, हम सब लोग यहीं रहते हैं, और हमारी फोटो स्टेट की अपनी यहीं पे दुकानें, हमारे ठेले रेड़े जो फ्रूट के हैं वो सब चीज यहीं पे है। सदियों से एक जमाना हो गया, कभी इस तरह की बात नहीं आई, लेकिन 2 दिन से ये मतलब जेल अधीक्षक के द्वारा 3 पुलिस कर्मियों ने रोका गया है जब उनसे, और कमाल की बात देखिए आप कि जेल अधीक्षक महोदय से जब इस बात पर हमने चर्चा करनी चाहिए तो जेल अधीक्षक महोदय कह रहे कि ऐसा नहीं, जो बाहर से आने वाले उनके लिए ये पाबंद किया गया है क्योंकि संवेदनशील एरिया है। ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है, चाहे वो किसी तरह की लीपापोती कर लें, ना किसी मंदिर में किसी को जाने से रोका जा सकता है, ना किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है। आप देखिए सरकार काफी अलर्ट है। हाँ, चंद लोग गलतियां भी कर रहे हैं जो सरकार के बस के बाहर है, क्योंकि उनका मन बढ़ चुका है, और मन बढ़ू लोगों का इलाज अभी गाजियाबाद में देखिए पिंकी चौधरी ने जो, हालांकि वो इस तरह के व्यक्तित्व का इंसान नहीं था, लेकिन उसने जो गरीबों को, शाहजहांपुर के चंद गरीबों को मारने का कोशिश किया, उनके मकान को तोड़ने की कोशिश किया बांग्लादेशी मुसलमान बोल के, तो सरकार ने एक्शन लिया और उसे अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। इसी तरह मैं अधीक्षक महोदय से कहूंगा कि अपने कार्यशैली को बदलें, सरकार जिस चीज का गाइडलाइन देती है वही काम करें, एक्स्ट्रा काम करेंगे तो कहीं अपने जेल में ही बंद ना हो जाए वो। इस तरह की मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ, और मंदिर मस्जिद के पूजा पाठ के आस्था को कोई रोकने की कोशिश करेगा तो ये एक तरह का बहुत बड़ा ही अपमान है इस देश के संविधान का, और संविधान के खिलाफ जाने वालों के लिए दूसरा रास्ता जेल की सलाखें हैं। मैं इससे ज्यादा बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों को संवेदनशीलता से लिया जाए, गंभीरता से लिया जाए, और मैं चाहूंगा कि इस पे मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीएम महोदय, मेरठ कमिश्नर, सबको ये भेजा जाए, और उनसे ये हमारा सविनय फिलहाल तो निवेदन है कि आप इस तरह के लोगों को इमीडिएट चार्ज से हटाएं, और ऐसे लोगों को भेजें जो अपने कार्यों का निर्वहन करें, जो जात पात ना कराए, जो संवेदनशीलता को ना बढ़ाए, जो आपसी एकता और अखंडता को खराब ना करे। तो यही है हमारा कहना। और हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ, ये अलग बात है, लेकिन इंसान होने के नाते भी अगर मैं किसी दल में नहीं भी होता तो मैं इंसानियत के नाते भी इन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ता और लड़ता रहूंगा ताउम्र। मैं जानकारी करना चाह रहा था सैयद साहब, क्या आपकी चर्चा आला आपके जो नेता है उनमें भी इस तरह की हुई है कोई, क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है कि आपने ऊपर भी नेताओं से बात की है मस्जिद को लेकर, मुजफ्फरनगर का जो प्रकरण है? देखिए, इस तरह की जो भी गतिविधि उत्तर प्रदेश में होती है, इंसानियत के खिलाफ, जो हैवानियत की नाच होती है, तो मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो गरीबों, मजलूमों और कमजोरों के नेता हैं, जो आवाज बन के लोकसभा में भी दहाड़ रहे हैं जमीन से लेकर संसद तक,
मैंने इस विषय पे भी पिछले भी किफायती जानकारी में उन्हें देता रहता हूँ और उनके निर्देशन में ही सारे काम को अंजाम देता हूँ। तो इस विषय की जानकारी भी मैंने उन्हें अभी कुछ देर पहले दी है और मुजफ्फरनगर की जानकारी भी दी है, ये जेल वाला। और एक लेटेस्ट हमारे नॉलेज में आया था मामला अभी कि मेरठ में मोदीपुरम रोड पे अंसल की एक सोसाइटी है, वहाँ स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम के दौरान किसी एक व्यक्ति ने भाषण में कहा है कि सोसाइटी में आज हम लोग कसम खाएं कि आज के बाद किसी मुसलमान को नहीं रहने देंगे, उन्हें बांग्लादेश का रास्ता दिखाएंगे और आने वाले समय में न किसी को रेंट पर देंगे न खरीदने देंगे। तो वहीं के हमारे एक हिंदू भाई ने मुझे फोन किया, मैसेज किया और कहा कि आप मेरा नाम लेके बताइए, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप बीच में अपना नाम मत लाइए, नहीं तो लोग अभी जो असामाजिक तत्व हैं 80% लोग अच्छे हैं हमारे देश के हिंदू भाई, जो असामाजिक तत्व हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो मैंने ये जानकारी भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को दिया है। कल सुबह मैं डीएम और एसपी से मेरठ से बात करूंगा कि इस तरह के लोग को अविलंब तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करें और जेल का रास्ता दिखाएं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का फिर क्या रिप्लाई है आपने उनको जब ये चीजें? खड़गे साहब को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमाम प्रताप वही साहब हैं। उनके माध्यम से बताया जाएगा, प्रोटोकॉल होता है किसी भी सिस्टम में। हमारा नेतृत्व बिल्कुल हर जगह अपनी पैनी निगाह डाला हुआ है। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के बात पे ध्यान दिया जा रहा है। राहुल जी 24 घंटे में 18 घंटे जग के देश हित में काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें उन लोगों के संज्ञान में आ चुकी हैं और इसका उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं यही आग्रह करूंगा कि तत्काल प्रभाव से जेल अधीक्षक को वहां से हटाया जाए और उसे ट्रेनिंग दी जाए कि जेल में किस तरह से काम किया जाता है, जेल में इंसान को सुधारने का काम किया जाता है, उन्हें अच्छे तरीके से उनको उनकी तरबियत और उनके पोषण का ख्याल रखा जाता है, उनके खान पान का ख्याल रखा जाता है, ना कि उनके आस्था के बीच में अपना डंडा चलाया जाता है और अपने शक्ति से प्रहार किया जाता है। ठीक है साहब, थैंक यू, शुक्रिया।